अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स का हमारा चैनल, जिसमें हम बहुत किस्म की मालूमात जिसमें प्रॉपर्टीज़ के हवाले से होती हैं। और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से न सिर्फ हम अपडेट्स से प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ और व्यू और लोकेशन, बल्कि हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात भी करवाते हैं। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे आतिफ़ अल्लाह वाला इस लाइन में, कंस्ट्रक्शन की लाइन से अरसे दराज से हैं और माशाल्लाह इन्होंने कई मकानात तामीर किए हैं और माशाल्लाह ईमानदारी से और मेहनत से ये काम करते हैं, ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। और तीन चीज़ें कामयाबी की निशानी होती है, एक होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक ईमानदारी और एक ये कि उसके ऊपर तवज्जो। तो ये तीनों चीज़ें इनके अंदर मैंने देखा है कि वो मौजूद हैं। आतिफ़ अल्लाह वाला से मैं गुजारिश करूँगा कि वो प्लॉट ऑन प्लान के नाम से इनका काम है और हम इनके तवस्सुस से जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम भी हम इन्हीं के तवस्सुस से यहाँ पे कर रहे हैं। मेमार में ख़ास तौर पे इन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन किए हैं और इस वक्त हम मेरिट पे खड़े हैं और यहाँ भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी आतिफ़ भाई, ज़रा सा नाज़रीन को बताएँ कि जो ये कंस्ट्रक्शन की लाइन है या इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या मतलब मसाइल के शिकार हैं और क्या बेहतरी आप देखते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इंतखाब भाई। देखें, मेरे इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस वक्त जो फ़ी ज़माना जो सूरत हाल है, कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल जदीद जो ना वो तकाज़ों से इस वक्त जो ना वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास जो सूरत हाल है इस वक्त, लाजमी सी बात है, लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इशू होता है। कोई भी सोसाइटी जो है वहाँ जब तक जो है वो आपके पास पानी, बिजली, गैस ना हो तो बहरहाल कंस्ट्रक्शन करने के अंदर बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त मेरठ सोसाइटी के अंदर में इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि सेवरेज का सारा सिलसिला और पानी की जो लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है, बड़े मसाइल का शिकार है। अच्छा भाई, मैं कतई कलाम कि आप वैसे ओवरऑल बताएं, लेकिन अगर ये भी बताते जाएँ कि यहाँ जहाँ पानी का मसला आ जाता है, जैसे आपने यहाँ जिक्र किया, तो फिर क्या करना चाहिए और क्या उसकी पहले टेस्टिंग या क्या तैयारी होनी चाहिए? इंतखाब में देखें, ये सूरत हाल फिर यही है कि मुझे लोग अवेयर होते नहीं हैं। लोग जो ना वो कॉन्ट्रैक्टर से जो ना वो एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, लेकिन और फिर वो उसमें एक ड्यूरेशन तय हो जाती है। लेकिन जैसी साइट शुरू होती है और फिर जब पानी की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो 5 दिन का काम है वो फिर जो ना वो 15 दिन पे चला जाता है, 15 दिन का काम 30 दिन पे चला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले ही ऑनर के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट के अंदर इन चीज़ों को हमको तय कर लेना चाहिए कि जब स्टार्टिंग के अंदर पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक आपका होता नहीं है। अगर आप जो है वो टैंकर मंगवा भी लें तो बैरल उसको आप रखेंगे किधर और उसको पानी को डालेंगे किधर। तो ये एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए कि पानी की सूरत हाल को, जो प्रॉब्लम्स होगी उसको किस तरह फेस करना है। तो उसमें ये हम लोग इनिशियल यही करते हैं कि फिर जो पानी का टैंकर है, टैंकर वाले को बुलवा लेते हैं और टैंकर जो है वो तकरीबन अगर 8 घंटे या 9 घंटे या 6 घंटे हमारी साइड चल रही है तो टैंकर वाला हमारे साथ ही खड़ा होता है और पानी को फिर हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो ना बड़ा गैप आ जाता है ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान, कि इसको जो ना थोड़ा सा हमें क्लियर लेके चलना चाहिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बताई आतिफ़ साहब ने, क्योंकि मैंने कई जगहों पे मैंने देखा है, झगड़ते हुए देखा है, डिस्प्यूट पैदा होते हुए देखा है। कहते ना शुरू में बात कड़वी हो लेकिन सच और उसूल, और कुरान ने भी कहा है आतिफ़ भाई कि सीधी और साफ बात करो। इसमें बड़ी बड़ी हिकमत है इसमें ना, सीधी साफ बात करनी चाहिए, डीलिंग। तो पहले जिन्होंने आतिफ़ भाई ने बिल्कुल सही कहा कि पहले जो है ना आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बिल्कुल पिन पॉइंट लिख लें सारी चीज़ें कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी बात आती हुई बता रहे हैं। मज़ीद जब प्लानिंग की जाती है उसके हवाले से बताएं। मज़ीद इंतखाब भाई, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ जिस चीज़ का जो सबसे ज़्यादा फुकदान है वो जो है ना वो प्लानिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है। कि हम लोग जो है ना वो होता क्या है कि नॉर्मली जो है ना वो एक कन्वेंशनल जो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसके साथ बैठ के जो है ना प्लानिंग कर रहे होते हैं और इसके अंदर हमारे पास कॉम्पिटेंसी का जो बड़ा इशू आ जाता है, क्योंकि कॉम्पिटेंट ना आर्किटेक्ट हमारे पास होता है, ना स्ट्रक्चर इंजीनियर हमारे पास होता है। तो फिर क्या होता है कि हम डिपेंड कर रहे होते हैं एक आम कन्वेंशनल ठेकेदार के ऊपर। वो फिर जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा होता है, जिस तरीके से आपको बता रहा होता है, वो फिर आप जब आगे चीज़ों को लेके चलते हैं तो उसके अंदर जो मेन एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, घर तो बन जाता है लेकिन क्वालिटी का जो ना बहुत बड़ा इशू आ जाता है। और सर ये एक मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली इन सोसाइटीज़ के अंदर एक ये जुमला आम है कि यार घरों के अंदर दरारें तो जो ना नॉर्मल आती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा जवाब है कि एक आम ठेकेदार बोलेगा जी आप कुछ भी कर लें, दरारें आती हैं। रीज़न उसका यही है कि आप एक कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास आप नहीं बैठे हुए होते, उससे आप नहीं जाते हैं, उससे अपना काम आप शुरू का जो इनिशियल जो आपका वर्क है वो आप नहीं करवाते हैं, ड्राइंग्स नहीं बनवाते हैं, जिसकी वजह से जब आपका सरिया ही डिज़ाइन नहीं होगा और एक आम ठेकेदार से आप पूछ के बता देंगे कि जी आप 4 या 6 सरियों का नॉर्मल जो ना वो कॉलम खड़ा कर दें तो दरारें तो फिर आएंगी। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन हुआ होगा, प्रॉपर आपके पास ड्राइंग्स होंगी और उन ड्राइंग्स को आप फॉलो कर रहे होंगे
तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से 2 या 3% पर चांस रह जाता है कि किसी जो है ना वो दीवार के अंदर या किसी बीम के अंदर कॉलम के अंदर दरार है। तो ये थोड़ा सा एक इशू ज़रूर है। आतिफ भाई, आजकल वैसे अगर लोग बनवाना चाहें मकान तो आमतौर पे क्या लागत आती है? 120 गज़ के मकान या 240 के मकान? क्या समझते हैं कि आम आदमी को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि होता ये है कि जो प्लानिंग कर रहे होते हैं वो एकदम से वो एक्सीड कर जाता है, इंसान उसको महसूस नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रे स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ होती है। ग्रे स्ट्रक्चर पे तवज्जो मेरे ख्याल में से ज़्यादा देनी चाहिए। फिर ये होता है कि वो जो फिनिशिंग में, क्योंकि ख़वातीन घर की शरीक हो जाती हैं और फैमिली शरीक हो जाती हैं और डिमांड बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पे आके इंसान का जो है ना फिर बजट कुछ और चले जाता है। तो ये इस बारे में आप ज़रा अपनी एक्सपर्टीज़ जो है बताएं। इंतखाब भाई देखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा असल में कराची का साइज़ जो है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। जो मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जैसे अभी हम मेरठ सोसाइटी के अंदर खड़े हैं, ये स्कीम 45 के अंदर आता है। अब जो है वो अगर जो है ये आप मेन सिटी के अंदर अगर आप चले जाएँ और वहाँ एक कैलकुलेशन करें कंस्ट्रक्शन की और मटेरियल की, तो बहरहाल एक अलग एक जो है ना वो फिगर आता है। इसी तरीके से आप इस तरफ जैसे आते चले जाते हैं हाईवे की तरफ, जो सोसाइटी है उधर आप खड़े होकर करते हैं, तो आपके कॉस्ट जो है ना वो एक तो लेबर कॉस्ट और फिर पूरा लाजमी सी बात है जो मटेरियल आप खरीदना, फिर उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये अगर आप पूरे प्रोजेक्ट के फिर आखिर के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो बहरहाल कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। मैं फिर यही समझता हूँ कि देखें इनिशियल उसके ऊपर जो ना वो हमारे पास लोग ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर जो ना कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि 80-90% जो ना कैलकुलेशन आपके पास एक टेंटेटिव कॉस्ट आ जानी चाहिए कि जी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो ना वो इतना जो ना वो मटेरियल और इतनी जो ना लेबर लगेगी। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन उसके अंदर जैसे अब आप जैसे पूछना कि 120 गज़ के या 200 गज़ के घर के अंदर कितनी कॉस्ट आ जाती है, तो नॉर्मली इस वक्त जो नॉर्मल एक एवरेज जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके अंदर मैं समझता हूँ तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान जो ना वो स्क्वायर फीट जो ना वो रेट एक चल रहा है। अच्छा, मतलब ये कि मैं समझ रहा हूँ कि अभी पिछले अर्से कुछ कम थे, लेकिन मेरे ख्याल में मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई शायद, ये इस वजह से जी 2500 से अबव ये कॉस्ट चली गई बिल्कुल है। बिल्कुल क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर जो नई गवर्नमेंट के बाद से जो रेट जो ना रिवाइज जो है ना मुस्तकिल जो ना वो महंगाई जो ना वो बढ़ रही है, और सरिये से लेकर सीमेंट और फिर ब्लॉक से लेकर रेती बजरी करज हर चीज़ के ऊपर जो ना वो रेट बढ़ते जा रहा है। डे बाई डे समझ लेंगे रेट बढ़ा है। अच्छा भाई, गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी से अपना जिक्र किया है, नाज़रीन हम अपने चैनल के ज़रिए ये आवाज़ बुलंद करते रहते हैं कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, मुतवस्सित तबका जो आज परेशान है, जो नौकरी है, जो भी उसके पास ज़रिया माश है, उसमें घर तो एक ख्वाब बन के रह गया है। लोग किराए के मकानों पे रह रहे हैं, थोड़ा बस सरमाया जमा करते हैं, उससे वो काम करते हैं, लेकिन गलतियाँ कर डालते हैं, फिर वो पछताते हैं। तो एक्सपर्ट अच्छे लोगों से राय आपकी अगर होगी तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। आतिफ भाई मौजूद है, आतिफ अल्लाह की मदद से मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी में कौन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। इंतखाब देखें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, इसको अब बड़ा हमने जो ना थॉरली जो ना इसको थोड़ा रीड किया है, डिस्कस किया है। इसके अंदर मैं तो यही समझ पाया हूँ कि जो ना इसमें भी जो फ़ायदा जो है ना सर, अनफॉर्चुनेटली जो ना बड़े सरमायादार को ही हो रहा है। एक छोटा जो सरमायादार है, एक छोटा जो कारोबारी आदमी जो है ना, उस तक चीज़ें आते आते जो है ना वो फिर क्या कहते हैं कि प्रॉफिट और मार्जिन वो रहता नहीं है, और वो उस तरीके से उन जो गवर्नमेंट जो पॉइंट्स बता रही है उस तरीके से वो फैसिलिटेट नहीं हो रहा है। अब फॉर सपोज़ गवर्नमेंट ने एक लोन का जो ना प्रोजेक्ट वो लेकर आई कि जी मुख्तलिफ बैंकों के थ्रू जो ना वो हम आपको लोन देंगे, और उस लोन के थ्रू एक गरीब आदमी जो है ना वो अपना एक घर बना सकेगा। अब हमने जब बैंकों से रब्ता किया और बैंकों से जब हमने सारी कैलकुलेशन पूछी, तो अब लाजमी सी बात है, मैं जो है वो एक जगह डिसाइड करता हूँ कि मुझे फ़लानी जगह के ऊपर मुझे अपनी फैमिली सूट करती है कि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए घर बनाऊँ और वहाँ रिहाइश इख्तियार करूँ। लेकिन बैंक्स हमसे ये कहते हैं कि जी शहर की सराउंडिंग के अंदर के जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, वहाँ जाके अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वहाँ के लिए हम आपको जो ना इतना लोन दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो ना वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इन जगहों के ऊपर जो ना, क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है प्लॉटों की, तो हमारे पास लो कॉस्ट के जो ना वो हम लोन हैं, उन लो कॉस्ट के अंदर जो इलाके आ रहे हैं उधर सर पूरी सूरत हाल है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तो मुझे एक बात बताएं, तो वो जो गवर्नमेंट कह रही है कि एक गरीब आदमी जो ना अपना घर बना सकेगा, जब बुनियादी सहूलियात ही नहीं होंगी तो फिर घर क्या बनाएगा सर वो? जब बैंक रिकमेंड ही एक ऐसी जगह पे कर रहा है कि जहाँ पानी बिजली गैस नहीं है, बैंक से मैंने लोन ले लिया तो मैं वहाँ घर बना के क्या करूँगा, फिर उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना वो मैं ये कहता हूँ कि एक लूप होल है कि जो ना गवर्नमेंट के इस सारे फार्मूले से जो फ़ायदा उठाने वाले हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक बड़ा सरमायादारी है, एक आम आदमी को इससे कोई जो ना फ़ायदा नहीं हो पाता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स न्यू व्यू आई थिंक आतिफ अल्लाह ने जो ये नुक्ता दिया है, वाकई हम अपने चैनल के ज़रिए गवर्नमेंट से मुतालबा ही करते हैं कि वो नारा तो बहुत अच्छा लगाया है,
बस हो अमल इस तरह हो कि जिसमें आम और मुतवस्सित तबके को ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होनी चाहिए। अच्छा आतिफ भाई, एक आखिरी सवालों में से मैं एक सवाल ही करूँगा कि प्लानिंग में स्ट्रक्चर की प्लानिंग होनी चाहिए सिर्फ, या कंप्लीट होना चाहिए? क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ स्ट्रक्चर कर देते हैं और फिनिशिंग अलग करते हैं। क्या इसमें आप सजेस्ट करते हैं? आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से कह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में जी हाँ, आप हवाले से अगर एक आम के लिए आप इंतखाब भाई देखें, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो है ना वो कैटेगरीज जो है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि मेरी नॉलेज के अंदर पिछले समझ लें कि मेरा 17-18 साल के करियर के अंदर ऐसा भी हुआ है कि एग्रीमेंट्स करते हुए जो है ना वो आपने डायरेक्ट ही जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ फिनिशिंग के जो है ना वो एग्रीमेंट्स कर लिए और उसकी इंस्टॉलमेंट्स हो गई। अच्छा, आप काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर और फिनिशिंग का जो है ना आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, और जैसे फोर सपोज कि आपका प्लिंथ डली और उसके बाद आपकी जो है ना वो कॉलम्स हैं, सुपर कॉलम्स हैं और आपकी वॉल्स हैं। अब आपका एग्रीमेंट हुआ फिनिशिंग का, पेमेंट आपने फिनिशिंग की ले ली, तो होता क्या है कि स्ट्रक्चर के एंड तक जो है ना आप फिनिशिंग की पेमेंट कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल स्टेप वाइज होना चाहिए। सबसे पहले जो बेहतर सूरत हाल ये है कि आप जो है ना स्ट्रक्चर तक जो है ना वो ऑनर के साथ कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो बैठ के और एक एग्रीमेंट करें, फिर जब वो कंप्लीट हो जाए काम देन फिर फिनिशिंग के ऊपर आप आए। आतिफ, आखिरी सवाल थोड़ा सा बता दें कि 120 गज़ का सिंगल स्टोरी बनाने में क्या खर्चा आएगा, और 200-240 गज़ का सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बनाने में क्या खर्चा आएगा? इंतखाब भाई, लमसम अगर आप बात करें ना तो इस वक्त सिंगल स्टोरी के अंदर तकरीबन भी ये समझ लें कि 28 से 30 लाख रुपए का जो ना खर्चा है 120 गज़ के ऊपर, और अगर आप जो ना वो 240 गज़ के ऊपर चले जाते हैं तो तकरीबन भी 50 से 55 लाख रुपये का खर्चा है। अच्छा आतिफ भाई, जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा है कि मैं स्टडी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तजुर्बा थोड़ा बहुत मुझे है। मैं ये लोगों को तो ये गाइड करता हूँ कि आप फिनिशिंग पे बहुत ज़्यादा आप मतलब ना जाएं। पहले आप अपना बजट कम है तो आप स्ट्रक्चर पे तवज्जो दें, तो फिनिशिंग में क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? सर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है इंतखाब और भाई। कितना पड़ता है? देखें, अच्छी खासी जो ना सूरत हाल आपने ये बहुत अच्छा ये देखें, बड़ी टेक्निकल जो ना वो इश्यूज़ हैं। अच्छा, एक आम आदमी जब तक ये अपना घर बनाने के लिए खड़ा नहीं होता उसको कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन चूँकि हमारा मुस्तकिल वास्ता है, हमारा कारोबार है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि अगर एक दीवार, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक दीवार जो उसकी जो है चुनाई जो है वो अगर मैंने टेढ़ी कर दी है और उस टेढ़ी करने को जब मैं फिनिशिंग के अंदर उसको प्लास्टर के अंदर सीधा करने की कोशिश करूँगा तो लामहला कि मुझे अगर मेरा आधे इंच का या पौने इंच का प्लास्टर हुआ है तो फिर मेरा 1.5-2 इंच के ऊपर प्लास्टर चला जाएगा। तो ये इस तरीके की हेडरिंग जो है ना वो काफ़ी जो ना मटेरियल की चीज़ें कि जो ना ऑनर्स जो लोग अपना घर ज़िंदगी में एक दफ़ा बनाते हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन आखिर के अंदर बहरहाल एक कैलकुलेशन के अंदर कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर वो टाइल्स हैं, फिर वो उसके बाद टाइल्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर जो ना आपकी इवन के आप ये समझ लें कि जो स्ट्रक्चर के अंदर अगर वॉशरूम्स और किचन और जो आपकी बेसिक जो आपकी समझ लें कि जो कंसील्ड आपकी प्लम्बिंग की सेवरेज की लाइन है, अगर वो भी नहीं डल सकी हैं सही से, और कॉन्ट्रैक्टर या जो वहाँ पे कॉम्पिटेंट कोई जो प्लम्बर अगर वो वहाँ नहीं खड़ा हुआ और लेबर काम कर रही है और वो काम आगे पीछे हो गया है, तो फिनिशिंग आपकी टाइलें लग गई, उसके बाद पता लगा जब घर में आपने रहना शुरू किया तो सेम आ रही है और फिर सीलन आ रही है और फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम है, फिर आपने उसको तोड़वाना है, फिर उसको काम को सीधा करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है ना वो समझ लेंगे आपकी बेस है, उस वक्त अगर आप थोड़ा कंसीडर करेंगे और चीज़ों को अच्छे स्टाइल से और एक समझते हैं कि स्मूथ और मामला को लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिनिशिंग में आपको आसानी होगी। जी आतिफ साहब, वो टाइम का एक ज़रा सा फैक्टर मैं इसमें रह गया मेरा कि टाइम कितना लगता होगा? देखें 120, 240, 400 तारीख इंतखाब भाई, मैं ये नॉर्मल जो एक एवरेज जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ना एवरेज कंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसमें जो है ना अगर 120 गज का आप सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं ना तो आप ये समझ लेंगे 4 से 5 महीने उसके अंदर लगते हैं। अच्छा, 2 लोग कहते हैं 2 महीने बना दूंगा, 2.5 महीने में, इसका मतलब है कि इंतखाब भाई देखें, मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि क्वालिटी का जो ना बड़ा इशू है, क्वालिटी इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मसला ये है कि एक मैंने रूफ फोरिंग की और रूफ फोरिंग के बाद जो है ना वो बुक ये कह रही है कि इसके अंदर जो है ना वो 14 दिन आपको जो ना तराई करनी है। मैंने 4 दिन तराई की, 5 दिन तराई की और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर ऊपर चुनाई शुरू कर दी, तो डेफिनेटली क्वालिटी का तो प्रॉब्लम आ गया ना। तो ये जो टाइमिंग्स की जो इशूज़ हैं इसके अंदर जो ना लोग ख्याल नहीं करते हैं और फिर वो ऑनर्स को जो कन्वेंशनल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ऑनर्स को भी समझाते हैं कि नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है, कहीं नहीं जाएगी छत। लेकिन देखें, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि जब जो एक सिविल जो इंजीनियर आपको रिकमेंड कर रहा है और वो आपको रिकमेंड कर रही है कि जी आपको 14 दिन या 20 दिन तराई करनी है, क्यूरिंग करनी है, और वो आप 4-5 दिन कर रहे हैं तो क्यों क्वालिटी के अंदर फ़र्क नहीं आएगा? तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली सिंगल स्टोरी 120 गज का जो घर है 4 से 5 महीने के अंदर बनता है, और इसी तरीके से 240 गज का जो घर है सिंगल स्टोरी वो तकरीबन 6 से 7 महीने के अंदर, और फिर अगर आप 400 गज में चले आते हैं तो तकरीबन 1 साल का जो ना आप ध्यान के अंदर रखें एक एवरेज कंस्ट्रक्शन। और डबल स्टोरी अगर हो 240 तो डबल स्टोरी तो तकरीबन 8 से 9 महीने के ऊपर चला जाता है सर। बहुत मैं समझता हूँ कि नाज़रीन आपके लिए बड़ी अच्छी और कारगर मालूमात आतिफ साहब ने दी है,
और मैं समझता हूँ कि अगर आपने न सिर्फ बनवाने की बात नहीं कर रहा, मैं मशवरा दे अगर भी चाहिए तो आते भाई आप नाज़रीन को आप मशवरा दे सकते हैं कि हमारे चैनल पर अगर कोई आपसे रब्ता कर रहे हैं हमारे तवज्जो से, है ना? बिल्कुल। मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें ये बहुत अच्छी काविश है। देखें मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे लोगों से जो मेरी मुलाकात होती है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन में हम जिस सोसाइटी में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मेमार में काम कर रहे हैं, तो जो ऑनर्स है ना वो बड़े परेशान होते हैं। वो मेनली जो है ना उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि यार ठेकेदार बड़ा तंग कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये काविशें हैं जो आपके चैनल के थ्रू आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कि लोग भी इससे जो है ना अवेयर होंगे और अपने काम को स्टार्ट करने से पहले जिन चीज़ों का आप इंटरव्यू में सवालात कर रहे हैं तो उनका ख्याल रखेंगे और उनको यकीनन फ़ायदा होगा। तो पहले यह कि आपकी बहुत अच्छी काविश है। नाज़रीन, आतिफ़ अल्लाहवाला से आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। आतिफ़ अल्लाहवाला की एक साइट पर हम लेकर आए, थोड़ी सी आपको जगह भी दिखाएंगे और ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे आतिफ़ भाई। जी सर। हाँ इंतखाब भाई, ये 400 गज की साइट है। इधर जो है वो सूरत हाल ये है कि तकरीबन 2.5 फीट के ऊपर ही जो है ना वो पानी निकल आता है। सेम फ्लोर जो है ना इस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा है। और मतलब जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ सेम थोड़े मिसाल के तौर पे, तो उसको ये हल बता रहे हैं उसका। तो उसके अंदर लाजमी सी बात है, एक आम जो ना वो समझ लें कि कंस्ट्रक्शन की साइट से जो ना ये फिर एक डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें फिर आपको जो ना सारा जो ना समझ लें 1 से 1.5 महीने तक जो ना पानी से जो ना इसकी आपको निकासी का जो ना वो इंतज़ाम करना पड़ता है। उसमें फिर कॉस्ट भी पड़ती है। लेकिन बहरहाल सिलसिला यही है कि जब तक आपको सही मायनों में पता ना हो कि इसको हैंडल किस तरह करना है, तो वो फिर जो ना दर्द सर भी बन जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और ऑनर के लिए भी। तो बहरहाल ये इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिसमें आप जो है ना वो एक पूरा एक्सकेवेशन करवा के और कम से कम 2 से 3 जो है ना वो आपके जनरेटर होने चाहिए कि जो मुस्तकिल जो है ना वो पानी आपके निकाल रहे हों। और जब पानी इतना रह जाए कि जिसके अंदर आपकी सोलिंग हो जाए, तो सोलिंग के बाद आपने फ़ौरन जो है ना वो लीन करना है। लेकिन लीन के साथ मैं ये समझता हूँ कि कुछ एक रिकमेंडेड जो है ना वो किसी फर्म से जो ना आपके पास केमिकल्स होने चाहिए कि जो इस लीन को जो ना फौरी तौर के ऊपर थोड़ा खुश्क भी करें और फिर इसकी पायदारी भी साथ रहें। तो ये ज़रूरी है, वरना नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सीमेंट का और मिक्स का बना के एक लीन तो कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर जो फैमिली शिफ्ट होती है तो इस सेम फ्लोर जब ऊपर आता है तो वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर इसके अंदर एक अच्छी जो है ना वो केमिकल्स डले में होंगे तो वो यकीनन जो है ना वो फिर ड्यूरेबल होगा और पानी को वो जो है ना रोकेगा। अच्छा, ये इसको पहले टेस्ट करवाने का तरीक़ेकार, मतलब हम इसको टेस्ट कराने स्वेलिंग टेस्ट होता है, तो वो उसका तरीक़ेकार क्या होता है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इस तरह की चीज़ों में टाइम कितना लगेगा इसकी और कॉस्ट क्या आएगी? इंतखाब भाई देखें, बात फिर वहीं आ गई है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इशू यही है कि हम जो है ना वो एक प्लॉट खरीदते हैं और उसके बाद एक कन्वेंशनल ठेकेदार से जो है ना उसको डिस्कस करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा आपने मेरे से सवाल किया है कि अगर हम एक जो है ना प्लॉट की सॉइल टेस्ट सॉइलिंग के बारे में के अलावा जो है कॉस्ट क्या आती है और टाइम कितना लगता है, क्योंकि ये एस्टिमेट लोग करते नहीं हैं और फिर गलती करते हैं, बाद में अंदाज़ा नहीं होता, वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ इंतखाब भाई, वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप सॉइल टेस्टिंग करवा लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जो हिडन जो ज़मीन का जो प्रॉब्लम है जो आप एक्सकेवेशन के बाद फेस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो रिपोर्ट में आपके सामने आ जाती हैं और फिर आप उसी जो है ना फॉर्मेट के थ्रू उसको फिर प्लान करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर, और अच्छा भी है कि अगर इसको हम कंपलसरी कर लें अपनी प्लॉट की कंस्ट्रक्शन से बिफोर के जो ना हम इसको सॉइल टेस्टिंग करवा लें, तो ये करवाना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब जैसे ये सेम फ्लोर का जो इशू रहता है, तो इसमें जो आप टाइमिंग का मेरे से पूछ रहे हैं, तो इसमें कम से कम भी आप ये समझ लें कि 20 से 25 दिन जो है ना आपके प्लिंथ तक जो है ना वो आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि पानी प्रॉब्लम आपको रेगुलर आपको फेस करनी होती है। और मिसाल के तौर पर 400 गज का प्लॉट है गालिबन। जी जी जी, ये 400 गज का प्लॉट है आतिफ़ भाई, तो ये बताइए कि इसमें कितना तकरीबन एस्टिमेट लगेगा इन एक्स्ट्रा खर्चा जो आया है सेम फ्लोर की वजह से? ये इंतखाब है, इसके अंदर अगर आप ये समझ लें कि ये आप मुस्तकिल, अगर वीडियो में भी दिखा रहे हैं, मुस्तकिल जनरेटर चल रहा है और एक जनरेटर ये रखा हुआ है जो भी हमने बंद किया है, तो ये जनरेटर का और पेट्रोल का जो ना वो एक्स्ट्रा खर्चा ये समझ लेंगे बिल्कुल ही जो ना, जब नॉर्मल एक ज़मीन होती है जिसमें पानी नहीं होता तो ये खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये समझ लें कि आप 50,000 से लाख रुपए तक का जो ना ये खर्चा जो ना आपके प्लिंथ तक जो ना वो इस चीज़ के ऊपर हो जाता है। यानी एक्स्ट्रा लाख रुपए तकरीबन खर्चा। बिल्कुल आप जान रहे हैं। शुक्रिया नाज़रीन। आतिफ़ अल्लाहवाला का नंबर हम इंशाल्लाह इनके इजाज़त से हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इनसे मालूमात ले सकते हैं, इनसे कंस्ट्रक्शन काम भी करवा सकते हैं और हमारे ज़रिए भी इन तक पहुँच सकते हैं अगर आपको मुश्किल हो रही है रब्ता के, लेकिन इनका नंबर मौजूद होगा। आपको ये अच्छी राय भी देंगे और ईमानदारी से ये काम भी कर रहे हैं। और मैं दोस्तों, अगर आपको ये बातें और ये काम की चीज़ें समझ में आई हैं, पसंद आई हैं, तो इसको आप प्लीज़ हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि इसको फॉरवर्ड करें ताकि ये मालूमात आमा को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रहे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।